हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दैट हमारा जो चैनल था उसका कि नाम था अभी तक क्या, कंपटीशन क्रैकर्स। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या था अभी तक, कंपटीशन क्रैकर्स था। तो इस नाम को हमने दोस्तों चेंज कर दिया है और अब जो चैनल का नया नेम है वो है जीके स्टडी जोन। ठीक है, तो आप याद रखना कि अब जब भी आप सर्च करें तो इस नेम से जो है सर्च करना जीके स्टडी जोन। ठीक है, जो ये पुराना नाम था कंपटीशन क्रैकर्स, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब आज की वीडियो की इस बात करता हूँ दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डेली जीके डोज के, ठीक है, डेली जीके डोज के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 क्वेश्चंस तक देखेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 था इसका, इसमें हमने 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं, जो डेली जीके डोज हमने बनाया है इसमें 100 लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे एंड ईच लेक्चर विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। हर एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन होंगे और 100 लेक्चर्स हम देखेंगे। तो फाइनली 2000 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे इन 100 वीडियोस। तो ये है लेक्चर नंबर 2, सेकंड वीडियो है। इसमें हम 21 से 40 तक करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 डाल दिया था, नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके चेक कीजिए। लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मास्टरपीस ऑफ, यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है वह किसकी मास्टरपीस है या किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन है आपके भाषा, कालिदास, अश्वघोष या शूद्रक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखी है वो कालिदास ने लिखी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द शकुंतला। ठीक है, शकुंतला पे बेस्ड है, जो कि महाभारत के एक कैरेक्टर हैं, उस पे ये पूरी की पूरी बुक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम बेस्ड है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है दोस्तों, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द अशोकाज इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो अशोक, जो राजा अशोक थे उनके जो शिलालेख हैं, ठीक है, किंग अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है या शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन है आपके ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत। तो दोस्तों जो अशोक के स्तंभ है या शिलालेख हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है और ब्राह्मी लिपि जो है वो प्राकृत या पाली लैंग्वेज को लैंग्वेज की जननी है। ठीक है, तो यानी प्राकृत लैंग्वेज जो कि मोस्ट कॉमन पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी, वो उस भाषा में जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। और देवनागरी से जो है वो हिंदी लैंग्वेज का उद्गम माना जाता है। ठीक है, और गुरुमुखी पंजाबी जो लैंग्वेज है, और जो संस्कृत आपको पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में। दोस्तों इस सीरीज की यही खासियत है कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों, क्या कारण है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 23 देख दो। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द साधु फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति को हम साधु फ्रॉम द वेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिम से आया हुआ साधु किसे कहते हैं। थॉमस ऑफ कैनन, सेंट थॉमस, सेंट बार्थलोमेन या नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो साधु फ्रॉम वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश से आया हुआ साधु, हम सेंट थॉमस को कहते हैं। ठीक है, तो सेंट थॉमस को क्यों ऐसा कहा जाता है कि साधु फ्रॉम वेस्ट, बिकॉज वो जो है 500 सेंचुरी के आसपास जो है वो इंडिया आए थे फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए जो है ये सेंट थॉमस सबसे पहले इंडिया में आए थे। तो इसीलिए इसी कारण से इनको साधु फ्रॉम वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच लैंग्वेज गेंड द मोस्ट बाय पैटर्न इज गिवन बाय स्कॉलर्स ऑफ कृष्ण देव राय, यानी कि जो कृष्ण देव राय के दरबार में जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने कौन सी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया है, ये है सवाल। तो इससे पिछले जो हम 1 से 20 तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें भी हमने ये पढ़ा था दैट जो राजा कृष्णदेव राय थे उनके टाइम पे जो तमिल भाषा है उसका सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, पॉपुलराइजेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा कार्य हुआ था तमिल में। और कृष्णदेव राय को राज्य को जो है गोल्डन एरा ऑफ तमिल भी कहा जाता है, इनके एरा को, कृष्णदेव राय के एरा को। तो तमिल लैंग्वेज का दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो हुआ था वो कृष्णदेव राय के साम्राज्य में हुआ था। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 25।
हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, यानी कि जो आगरा का शहर था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है अकबर, फिर है बीरबल, सिकंदर लोधी या मुबारक शाह सैयद। तो दोस्तों जो ये आगरा शहर था वो सिकंदर लोधी ने बसाया था। अब सिकंदर लोधी कौन, आपने जरूर सुना होगा, जो बाबर आया था, बाबर ने दिल्ली में हराया था किसको, इब्राहिम लोधी को, जो कि लोधी वंश के थे। इब्राहिम लोधी के ही पिता थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी जो थे दोस्तों उन्होंने ही लोधी वंश की स्थापना भी की थी और इन्होंने ही आगरा शहर को भी बसाया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन आपने सुना होगा नॉन कॉपरेशन के साथ 1919 में ही हमारे देश में ये 1920 1919 के आसपास जो है खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चले थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो जो खिलाफत आंदोलन दोस्तों चला था उसका कारण क्या था मुख्य, ठीक है, किस देश के साथ इनजस्टिस हुआ था जिससे कि खिलाफत मूवमेंट को शुरू करना पड़ा। पहला है पर्शिया, दूसरा है टर्की, तीसरा है अरेबिया या चौथा है इजिप्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 टर्की। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है, तो उसमें टर्की ने भी जो है शामिल था, टर्की भी, और ब्रिटेन भी वर्ल्ड वार 1 में शामिल था। तो फाइनली जब वर्ल्ड वार 1 में टर्की को बुरी तरीके से हरा दिया था किसने, ब्रिटेन ने, तो जो टर्की का मेन हेड हुआ करता था वो हुआ करता था खलीफा, ठीक है, जो कि टर्की का भी हेड हुआ करता था और साथ ही साथ जो भी मुस्लिम रिलीजियन है, मुस्लिम रिलीजियस हेड भी हुआ करता था खलीफा। ठीक है, तो एक पोस्ट थी जनरली खलीफा, और जो भी उस पोस्ट में होता था वो हेड होता था सारे पूरे मुस्लिम रिलीजियन का। तो जब ब्रिटेन का शासन टर्की में चला, आफ्टर डिफीटिंग द टर्की, टर्की को हराने के बाद जब ब्रिटेन ने टर्की में शासन करा तो उन्होंने क्या किया कि जो एक खलीफा की पोस्ट थी उसको ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब क्योंकि खलीफा सिर्फ वहाँ का हेड नहीं था टर्की का, बट जो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका रिलीजियस हेड भी था, तो इसके चलते जो मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है आंदोलन शुरू कर दिया हर एक कंट्री में, ठीक है, बहुत सारी कंट्री में। एंड द सेम थिंग हैपन्स टू इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इंडिया में भी सेम चीज़ हुई और महात्मा गांधी ने जो है बाद में इसको नॉन कॉपरेशन से जोड़ के काफ़ी एक बड़ा आंदोलन बना दिया था। और नॉन कॉपरेशन ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम ने साथ में जो है कोऑपरेट करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछ रहा है दोस्तों द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड, यानी कि जो पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और किस अन्य व्यक्ति के बीच हुआ था। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस या बी आर अम्बेडकर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था वो हुआ था येरवाड़ा जेल में, येरवदा जेल या येरवड़ा जेल जो कि पुणे में स्थित है, यहाँ ये पूना समझौता हुआ था। अब इसका कारण था दोस्तों अगस्त प्लान, ठीक है, जो अगस्त प्लान आया था उसमें क्या था दोस्तों, जो भी दलित्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे, सिख के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे। सिमिलरली जो हिंदू दलित्स हैं उनके लिए भी अगस्त प्लान के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स भिजाए गए थे, जो कि महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। और अंबेडकर क्योंकि उसके सपोर्ट में थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित के लिए होना चाहिए, बट महात्मा गांधी को लगा दैट दिस विल क्रिएट डिसयूनिटी अमंग द हिंदूज ऑल्सो, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स के हो जाएगा तो ये हिंदूज़ में भी जो है वो एक दरार पैदा कर देगा। तो इसके चलते महात्मा गांधी इससे नाखुश थे और फाइनली पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसमें कि जो ये प्लान था इसको खारिज कर दिया दोनों ने मिलकर। और रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी दोस्तों इधर ही पूना समझौता या पूना पैक्ट से ही देखने को मिलता है। तो येरवदा जेल आप याद रखना, इसमें ही जो था महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था और अंबेडकर जी इनसे मिलने येरवदा जेल में ही गए थे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर हाउस ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे देश में अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो इन जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन ऐसा मेंबर है जो कि न लोकसभा का मेंबर है न राज्यसभा का मेंबर है। तो ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या रेलवे मिनिस्टर। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर भी बहुत ही आसान है,
प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट जो है वो ना लोकसभा का पार्ट होता है ना राज्यसभा का पार्ट होता है, ये एक अलग बॉडी होती है। इट इज़ द डिफरेंट बॉडी। ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट कहते हैं। कोई भी बिल पास होता है लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ से पास हो तो फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनका मेंबर नहीं होता है लोकसभा और राज्यसभा का। बाकी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो किसी ना किसी के मेंबर होंगे, या तो अपर हाउस के या लोअर हाउस के। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। अब ये पॉलिटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, मॉडर्न हिस्ट्री का भी देखा हमने, और जो तमिल लिटरेचर वाला पढ़ा उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री का देखा। अब यहाँ पर ये शुरू हो गए हैं आपके पॉलिटी के प्रश्न। तो इसमें अगला क्वेश्चन है मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, यानी अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 84 में ये क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट द क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 84 में मेंशन्ड है, जिसमें कि स्पष्ट लिखा गया है यदि आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ द पावर टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी कि किसी भी बिल को मनी बिल करार देने की जो शक्ति है वो किस में निहित है। कौन डिसाइड करेगा कि जो भी कोई बिल पार्लियामेंट में आया है वो मनी बिल है या नहीं। तो ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर है ही विल डिसाइड दैट द बिल इज आइदर मनी बिल और नॉट। और मनी बिल को जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की भी एसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता होगा कि कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो पहले प्रेसिडेंट से आपको प्रेसिडेंट के से असेंट कराना होगा, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है। मनी बिल में जो पूरी की पूरी पावर होती है दोस्तों वो लोकसभा के पास होती है। किसके पास होती है मनी बिल की पूरी पावर? लोकसभा के पास। और मनी बिल अगर राज्यसभा में नहीं भी पास होता है तो भी काम चल जाता है, क्योंकि मनी बिल की पास पावर किसके पास नहीं है? लोकसभा के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो पब्लिक के मनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो पब्लिक का द्वारा चयनित जो हाउस है वो है लोकसभा। ठीक है, हम लोकसभा के लिए तो जो है इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। राज्यसभा में तो जो पीपल्स हैं वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है वहाँ मेंबर्स को भेजने का, लेकिन लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। तो लोकसभा जो है वो पब्लिक हाउस है और जो मनी है वो भी पब्लिक को बिलोंग करता है। तो इसी के चलते जो भी मनी बिल में पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 31, द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों जब फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है तो जो कोर्ट्स हैं हमारी वो क्या करती हैं? रिट इशू करती है। सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है और हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है दो हाई कोर्ट है उसको किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वो रिट को इशू कर सकती है। तो आर्टिकल्स हैं, ऑप्शंस हैं आर्टिकल 225, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 या आर्टिकल 228। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 में ये स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट्स है वो भी फंडामेंटल राइट्स यदि हनन हो जाएं तो रिट पेश कर सकती है या रिट इशू कर सकती है। और वो रिट कोई भी हो सकती है, हबिस कॉर्पस हो सकती है, आपकी क्वो वारंटो, कोई भी जो भी रिट्स होती हैं वो सब हाई कोर्ट भी कर सकती है आर्टिकल 226 से। और सुप्रीम कोर्ट को तो पूरी की पूरी पावर मिली है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकती है और 226 के तहत हाई कोर्ट इशू कर सकती है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज। अब शुरू हो गया है ज्योग्राफी,
पॉलिटी खत्म हो गया ऊपर, चार क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस कर दिए। अब ज्योग्राफी देखो दोस्तों, और 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे इसमें। तो मिसलेनी है एकदम, ठीक है, सारे के सारे मिक्स हमने करे हुए हैं क्वेश्चन। पहले हिस्ट्री शुरू हुआ, पॉलिटी, अब ज्योग्राफी शुरू हो गया है। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है, लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज, यानी कि जो भी स्टार होती है, स्टार होता है, वो लास्ट में क्या बनता है, किस तरीके से उसका वो नष्ट होने से पहले लास्ट कौन सी स्टेज में होता है। तो ऑप्शन है ब्लैक ड्वार्फ, ये डार्क नहीं है, ये ड्वार्फ है, DWARF, ठीक है, ड्वार्फ, सुपरनोवा, रेड जाइंट या वाइट ड्वार्फ। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ। जो स्टार्स होते हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों, नेब्यूला से, ठीक है, नेब्यूला होता है, नेब्यूला से क्या बनता है दोस्तों, स्टार बनता है। स्टार जब थोड़ा टाइम, बहुत टाइम हो जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर हो जाते हैं, तो रेड जाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। और यदि सूर्य से छोटा तारा हो, अभी हम इसमें सूर्य से छोटे तारों की बात करते हैं, तो सूर्य से छोटा तारा हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वाइट ड्वार्फ। इसके बाद रेड जाइंट के बाद वाइट ड्वार्फ, जिसको कि श्वेत वामन भी कहते हैं, वाइट ड्वार्फ बन जाता है। और जो सूर्य से बड़ा तारा है वो बन जाता है सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा बन जाता है। अब सुपरनोवा के बाद फिर वो टूट के ब्लैक होल वगैरह बन जाता है। लेकिन जो वाइट ड्वार्फ होता है वो अगर सूर्य से छोटा तारा है तो वो रेड जाइंट के बाद क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा। और वाइट ड्वार्फ के बाद क्या बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो जो ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन, ये जो है काला वामन, ये लास्ट स्टेज है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है, ऑन विच प्लैनेट वुड यू विटनेस सनराइज इन द वेस्ट। तो ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। दैट ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें कि सनराइज वेस्ट में होता है, ठीक है। आपको पता है हमारी अर्थ है, अर्थ में जो सनराइज होता है वो हमें ईस्ट को देखने को मिलता है और सनसेट होता है वेस्ट में। इसका कारण क्या है, बिकॉज जो रोटेशन है अर्थ का वो कैसा है दोस्तों, वो है वेस्ट से ईस्ट। जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ सनराइज वेस्ट से होगा। सनराइज वेस्ट से होगा तो मतलब प्लैनेट को कैसे रोटेट करना होगा, उस ईस्ट से वेस्ट रोटेट करेगा। तो जो भी प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट रोटेट करेगा वहाँ सनराइज कहाँ से होगा, वेस्ट से होगा। अर्थ कैसे रोटेट करती है, देखो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है पृथ्वी। तो हमें सनराइज कहाँ से दिखाई देता है, सनराइज पूर्व से पश्चिम दिखाई देता है। तो जो ग्रह पूरब से पश्चिम को घूमेगा तो वहाँ सनराइज क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, पश्चिम से पूरब की ओर होगा। तो इनमें से कौन सा ग्रह है दोस्तों जो कि उल्टा घूमता है सारे ग्रहों से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वीनस, ठीक है दोस्तों। तो वीनस और यूरेनस, इसको आप याद रखना, वीनस एंड यूरेनस। जो कि वीनस जो है फर्स्ट से सेकंड है, जैसे सन के बाद मरकरी फिर वीनस, ठीक है, यानी सेकंड नंबर का प्लेनेट। और ऐसे ही यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस भी लास्ट से सेकंड नंबर के। तो ये वीनस और यूरेनस जो हैं वो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो बाकी सारे ग्रहों से उल्टा घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह वेस्ट से ईस्ट की ओर को घूमते हैं, लेकिन जो यूरेनस और वीनस हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर को घूमते हैं। और यहाँ सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता है, ठीक है, क्योंकि यही उल्टा घूमते हैं तो सूरज तो पश्चिम से ही निकलेगा यहाँ। फिर है दोस्तों, हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा है उसका कारण क्या है, कहाँ से आती है वो ऊर्जा। ऑप्शन है फ्रॉम ग्रेविटेशनल प्रेशर, फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन या ड्यू टू अट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ। तो दोस्तों अर्थ जो सन है, सन का जो बीच का पार्ट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इस कोर में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिससे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कंटिन्यूअसली हीलियम गैस में परिवर्तित होते रहती है। और जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जिससे कि हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होती है, इसी से सूर्य के पास क्या आती है दोस्तों, एनर्जी आती है। और सन जो है एनर्जी को रिलीज करता है या एमिट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन गैस किस में बदलेगी, हीलियम में बदलेगी। खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अब देखो ज्योग्राफी खत्म हो गई पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन एंड ग्रोथ विद जस्टिस।
वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो ये किस प्लान के ऑब्जेक्टिव थे कि गरीबी को हटाना और जस्टिस के साथ आगे बढ़ना। तो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, थर्ड 5 ईयर प्लान के, या रोलिंग प्लान के, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1970s के आसपास चली थी, ठीक है, तो इसका जो एम था दोस्तों वो था कि पुअर्टी को रिड्यूस करना, पुअर्टी को यानी कि गरीबी को उन्मूलन करना बाय जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार दिलाकर पुअर्टी को हटाना, ये एम था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है विच कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करके रखता हूँ दोस्तों मैं। सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अब इकोनॉमिक्स के चल रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ जो पुअर्टी लाइन को डिफाइन करने वाला कंसेप्ट है वो किस कमेटी द्वारा सेटअप किया गया। फर्स्ट इज एस तेंदुलकर कमेटी, फिर है चिल्लिया कमेटी, वांचू कमेटी, या दत्त कमेटी। तो दोस्तों जो पुअर्टी लाइन को डिफाइन करने वाला जो कंसेप्ट है वो एस तेंदुलकर यानी कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा इसको निर्धारित किया गया। और इस सुरेश तेंदुलकर जो थे दोस्तों वही क्या थे, इसके चेयरमैन थे। और इन्होंने इसमें एक सिंपल फार्मूला दिया टू डिटरमाइन द पुअर्टी लाइन, ठीक है, पुअर्टी लाइन। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पुअर्टी लाइन से नीचे तब होगा, एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया कि यदि वो एक फिक्स अमाउंट है जैसे ₹800, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना उन्होंने वो फिक्स किया हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं कितना उन्होंने फिक्स, जैसे मान लो 800 या 900 के आसपास अगर अपने पे खर्च नहीं कर पाता है, ठीक है, खर्च करने के बेसिस पे था 800 या 900 रुपये एक महीने का अपने पे खर्च नहीं कर पाता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। तो ये है सुरेश तेंदुलकर की जो मेथड है फॉर पोवर्टी लाइन, यानी कि पोवर्टी लाइन को रखने के लिए कौन सी मेथड, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर, यानी कि 1000 रुपये से कम अगर कोई खर्च करता है अपने ऊपर तो उसे हम कहेंगे गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन विच सिटी, यानी कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है, मुंबई में, नई दिल्ली में, बंगलौर में, या देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है वो इसरो का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके। अगला भी स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया दोस्तों विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है वो किस स्टेट में यानी कि किस राज्य में सिचुएटेड है। ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है उड़ीसा, फिर है हरियाणा, या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो विंध्याचल थर्मल पावर है वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और जो ये विंध्याचल थर्मल पावर है ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और लगभग 4500 मेगावाट पावर जनरेट करता है दोस्तों ये। और इसी के साथ साथ इट इज़ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। और जो ये पावर स्टेशन है दोस्तों ये कोल बेस्ड है, यानी कि इसमें कोयले का प्रयोग होता है। सो इट इज़ कोल बेस्ड पावर स्टेशन, ठीक है। तो पूछेगा अगर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है तो ये है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और 4500 वाट मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट करता है और कोल बेस्ड है ये, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और तो देखो यहाँ पर हमारा स्टेट पॉलिटी, फिर पॉलिटी देखा, इकोनॉमिक्स देख दिया, अब हमारा स्टैटिक जीके देख लिया, अब हम पहुँच गए हैं जीएस। जीएस में भी ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो इसमें है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, यानी कि किस प्लांट हार्मोन या किस प्लांट केमिकल के वजह से जो फ्रूट्स हैं वो क्या करते हैं, राइप करते हैं यानी कि पकते हैं। ऑप्शन है ऑक्सिन, इथाइलिन, गिब्रेलिन, या कैरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होती है जिसको कि यूज किया जाता है फॉर राइपनिंग द फ्रूट्स, यानी कि अगर फलों को पकाना है
तो उसमें इथाइलिन का छिड़काव किया जाता है और इथाइलिन गैस के प्रभाव से या इथाइलिन हार्मोन के प्रभाव से जो फ्रूट्स होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 40, ये भी साइंस का ही प्रश्न है, जीएस का। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, इफ़ आरबीसी इज केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर व्हाट विल हैपन। जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप पानी में डाल दें, डिस्टिल्ड वाटर में रखें, तो क्या होगा। ऑप्शन है श्रिंक, वो सिकुड़ जाएंगे। दूसरा है कि वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तीसरा है कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो फट जाएंगे, आरबीसी फट जाएगी। या चौथा है जैसी पहले आरबीसी थी वैसी रहेगी, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालने से। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ये होगा कि जब आप आरबीसी है जो, क्योंकि वो तो सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स हैं, सेल्स को जब आप इन डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो दोस्तों आपने सुना होगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसमें कि एक लेयर से दूसरे लेयर तक जो है वो पानी क्या कर जाता है, ट्रांसफ़र कर जाता है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी जिससे जो पानी है वो इन सेल्स के लेयर को चीरते हुए अंदर चले जाएगा और सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फाइनली जो ये आरबीसीज हैं वो फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा कि अगर डिस्टिल वाटर में डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर दिए। दिस वाज लेक्चर 2 ऑफ डेली जीके डोज। ठीक है, डेली जीके डोज का लेक्चर नंबर 2 था और अब हम जो इसका लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों 41 से लेके 60 तक प्रश्न। तो आई होप आगे भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आगे भी आप इस सीरीज को देखेंगे और ये अगर सीरीज आपको पसंद आई, ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, साथ ही साथ आप कर सकते हैं शेयर और आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है, अब मैं ये बता दूं जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर भी इसमें क्वेश्चन मिक्स हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, इन प्रश्नों को देखिए, ये आप प्रैक्टिस सेट्स की तरह लीजिए और आप देखिए कि कितने क्वेश्चन अभी हमने 21 से 40 तक क्वेश्चन इसमें डाले, यानी कि 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, और जितने भी फाइनली मार्क्स आते हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।